नमस्कार बच्चों, आज हम मकरंद हिंदी सामान्य का पाठ 3 ठेस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कथाकार हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका यहाँ जीवन परिचय मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये कहानी सिरशन की है और ये कहानी कलाकार सिरशन के स्वाभिमान पर केंद्रित है। गांव का सिरशन बहुत ही सुंदर शीतल पाटी बनाता है। वो केवल पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर काम नहीं करता। जिस घर में उसे शीतल पाटी बनाने जाता है और उसमें थोड़ा सम्मान मिल जाता है तो वो वहाँ काम करता है, और जहाँ उसे सम्मान नहीं मिलता वहाँ से वो काम छोड़कर चला जाता है। एक जगह जहाँ ये काम करने जाता है वह लेखक का घर है। वहाँ की कुछ महिलाएं अपनी कथन भंगिता से उसे ठेस पहुँचा देती हैं, जबकि जिस बेटी की विदाई, यानी लेखक की छोटी बहन की विदाई थी, लेखक की बहन की विदा होनी थी, जिसके लिए सिरशन को लेखक की माँ ने अपने घर बुलाया है। वो चाहती हैं कि जैसे जब लेखक की बहन की शादी हुई तब सिरशन के हाथ की बनी कई शीतल पाटी और अन्य सामान जब भेजा तो लड़की के ससुराल वालों ने बहुत तारीफ की। अब जब विदाई होनी है तो फिर से लेखक की माँ ने फिर से बेटी की विदाई के लिए शीतल पाटी बनवानी थी, इसलिए उसने सिरशन को अपने घर बुलाया। उसकी आत्मीयता उसे छू जाती थी। वो किसी प्रलोभन में नहीं फंसता है। वो जिसका काम करता है उसके सहज और आत्मीय व्यवहार का ही आग्रही रहता है। जब उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता तब वो उस काम को छोड़कर चला जाता है। कहानी के कथाकार में वो बेटी की विदा के समय स्टेशन पर पहुंचता है आखिर में, और अपने घर से बनाई गई शीतल पाटी बेटी को भेंट कर देता है। कहानी में सिरशन का जो चरित्र है वो ग्रामीण कलाकार के आत्मगौरव को प्रकट करता है। लेखक ने गांव में इस तरह की कलाओं के लोप हो जाने पर चिंता व्यक्त की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका केंद्रीय भाव। अभी हमने जो केंद्रीय भाव समझा उसके बाद हम केंद्रीय भाव तो पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। जन्म किनका? कथाकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु। जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी, मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी। सन 1970 ईस्वी में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर आदि, ये कहानी संग्रह है इनके। और उपन्यास की बात करें तो मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे। जब इन्होंने मैला आंचल और परती परिकथा ये दोनों उपन्यासों को लिखा तब ये कथाकार हिंदी जगत के एक बड़े कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। इनकी जो भाषा थी वो आंचलिक परिवेश में थी और भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ मुहावरे, लोकोक्तियों की सूक्तियों का ये विशेष प्रयोग करते थे। आपके साहित्य में मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तिकता की विशिष्ट रूप में दिखाई देता है, इसलिए आज हम इनका पाठ पढ़ने जा रहे हैं ठेस। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आइए। खेती-बाड़ी के समय गांव के किसान सिरशन की गिनती नहीं करते। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरशन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरशन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यानी ये कहानी का अंत है। अंत मान के चलिए, जब उसके साथ लेखक के घर से जब वो अपमानित हो जाता है कुछ महिलाओं के द्वारा, तो वो बिल्कुल आलसी हो जाता है। तो ये कहानी अंत से शुरू हो रही है। खेती बाड़ी के समय गांव में किसान सिरशन, यानी लोगों की धारणा है कि आप खेती बाड़ी के समय जब सिरशन को बुलाएंगे तो सिरशन की कलाकारी अब कोई नहीं पूछता, यानी किसी को जरूरत नहीं है, मशीनों का युग है, सब है। यहाँ कलाकार जो कलाओं का लोप हो रहा है इसी पर तो लेखक ने चिंता व्यक्त की है। तो यहाँ पर सिरशन को सब लोग बेकार और बेगार समझते हैं
और सोचते हैं कि जब अगर तुम्हें सिरचन को बुलाकर अपने खेत में मजदूरी करानी है तो जब तक आपके खेत का पूरा काम हो जाएगा तब कहीं जाकर सिरचन खुरपी हाथ में डुलाता हुआ गिन गिन कर पैर रखेगा और तब यहाँ पहुंच पाएगा। मुफ्त की मजदूरी देनी हो तो सिरचन को बुला लो। ऐसी धारणा इस पैराग्राफ में बताई गई है। दूसरा देखिए, आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चेक बनवा कर भेज दो। यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सिरचन जो कि अब कामचोर, मुफ्तखोर और चटोर कहला रहा है, एक समय ऐसा था कि उसके घर के सामने बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। लोग उसकी खुशामद तक करते थे उसकी कारीगरी से, हाथ से बनी हुई चीजों को बनवाने के लिए। तो यहाँ पर सिरचन की विशेषता बताई है। अगला देखिए, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता। यानी जब मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तब लेखक माँ से कहता, गांव टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी कहा था कि तुम्हारी भाभी नाखून से खांटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हमारी घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं पहले ही माँ से पूछ लेता था कि सिरचन को बुलाना है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था करके रखना। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन डाणी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। यानी माँ सिरचन से कहती है कि बड़ी बेटी की भी ससुराल में तुम्हें मोती की शीतल पार्टी बनाकर भेजवानी है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता। पनियाई जीभ माने जब वो कहती नैनू बनाया है, माँ कहती, तो सिरचन के मुंह में पानी आ जाता था। संभालकर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम भरने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर, ये मैंने माने लेखक, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती की और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। यानी पूरे दिन मेहनत करता। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूंवन सांप की तरह फुरकार कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, कामचोर नहीं। यानी जब सिरचन अपनी तन्मयता से काम करता था तब उसे किसी बात का कोई होश नहीं रहता था। और वो अगर उसकी तन्मयता में कोई बाधा उत्पन्न करता तो वो कहता कि सिरचन मुंह जोर तो है परंतु कामचोर नहीं है, वो काम करता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, यानी वो मजदूरी का इतना लालची नहीं था, वो केवल अपने पेट भर यानी अच्छे भोजन या अच्छी तरह से कोई पेट भर के खिलाता, वो उसी का भूखा था। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते उसके बारे में कि जब आप मलाई वाला दूध है, दही की कड़ी, तरी भगारी तरकारी, इन सब का इंतजाम कर लो, तभी बुलाना, तो दुम हिलाता हुआ आएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। अगर सिरचन को कभी काम करते हुए किसी ने उसके काम में बाधा डाली
या उसे बुरा भला कह दिया या उसके भोजन में कुछ कमी कर दी तो वो कहता कि आज तो मेरा दर्द से माथा टनटना रहा है, मैं फिर कभी आऊंगा। और अगर उसने कह दिया फिर कभी, तो वो दिन कभी नहीं आता, माने कभी नहीं, फिर वो कभी लौटकर वहां नहीं जाता था। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिल मिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ये पहले गांवों की सब कलाकारियां हुआ करती थी। गांव में एक चटाई है ना, चटाई, टोकरी आदि सब, शीतल पाटी, सब कुछ हाथ से कारीगर बनाया करते थे। लेकिन आजकल सब मशीनों द्वारा होता है। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, यानी बिना बात का काम है, उसे पारिश्रमिक देने का कोई अर्थ नहीं। अब गांव में ऐसा समझते हैं लोग। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवा ले भला। यानी एक जगह फिर उसकी ठन गई सिरचन की। उसने कह दिया कि मुझे सत्तू खिलाकर कोई इतना काम कराए, मुझसे कोई नहीं करवा सकता, ये तुम्हारी माँ ही करा सकती है बबनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, मानू के दूल्हे ने माने खत में कौन सी चेतावनी है? मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, कोई बात नहीं, 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। यानी अगर मानू के साथ सिरचन की बनाई हुई वस्तुएं ना आई तो उसके साथ कुछ भी मत भेजना, यानी उसे वापस ही भेज दिया जाएगा। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। लेखक कह रहे हैं कि इसीलिए 1 सप्ताह, क्योंकि प्रश्न है 1 सप्ताह पहले सिरचन को बुलाने का क्या कारण था? यही कारण था। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। यानी वो तीलियां और बाकी की कारीगरी करते हुए वो अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में डिब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर हम लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। सिरचन की एक विशेषता और थी, जो सिरचन एक बार जिस चीज को बनाता था दोबारा उस डिजाइन की कोई चीज नहीं बनाता था, फिर वो अलग करता था। मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। यानी जब सिरचन से माँ ने कहा कि तुम्हें मैं एक फैशनेबल चिक और ये सब बनाकर देना, फिर मैं तुम्हें एक धोती लाकर दूंगी, तो मछली भाभी बोल पड़ी कि अगर ऐसा ही लालच था तो मैं अपने भैया से कह देती, तुम मेरे लिए भी मायके के लिए चीजें बना देते। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया, क्योंकि वो पारिश्रमिक का भूखा नहीं था, वो तो केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा करता था और जहां इज्जत मिलती थी वहीं पर वो काम करता था। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। यानी मौसी ने ये कह दिया कि भाई वो तो लालच में आया है, यहाँ विदाई के लिए आया है तो उसे मिठाई खाने को मिलेगी। दूसरे दिन चिक्की पहली पाँत में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के
सत भैया तारा, माने अब शुरुआत हो गई उनकी कारीगरी की। सिरचन जब काम में मगन रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है, ओठ पर जीभ लटक जाती थी। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक्स में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा डेला मैंने लक्ष्य किया, यानी उसने निगाह डाली सिरचन ने बगल में कि उसे खाने के लिए क्या दिया गया है। उसे दिया गया था चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा डेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। यानी लेखक कह रहा है कि मैंने देखा कि सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मजली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती? बुंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह से चिवड़ा भरा हुआ था तो सिरचन ने कहा, नहीं बुंदिया नहीं खाता काकी मैं। गुड़ तो डेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता, यानी वहां से उसने चिवड़ा तो उठाकर खा लिया लेकिन गुड़ का डेला नहीं लिया। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की बोहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी, अपने मेके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? मतलब सिरचन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मुट्ठी में बूंदिया भर के सूप में फेंक कर वो चली गई। तो सिरचन ने कहा, मछली बहुरानी, क्या तुम्हें ये मिठाई तुम जैसे मुझे दे रही हो, क्या मुझे ये जो बूंदिया तुमने दिया, क्या अपने मायके की मिठाई भी इसी प्रकार हाथ खोलकर देती? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। छोटे आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं के बटकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। यानी जो माँ जितने इतने सम्मान से सिरचन को बुलाया, जिस माँ के सानिध्य में सिरचन ने कभी मांगा नहीं कुछ खाने के लिए, अच्छा जो देती वो खाता था, उसी माँ ने सिरचन को डांट दिया। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक्के फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो, यानी किसी की बात पर ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे में निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। यानी सिरचन ने अब चाची को भी कहा कि आप जो पान खा रही हो उसका जरा गमकौआ तो खिलाना थोड़ा सा, ताकि बहुत दिन हो गए मुझे खाए। चाची कई कारणों से जली भुनी बैठी थी सिरचन से, इसलिए उसने क्या कहा, सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झड़कती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाता होगा, चटोर कहीं का। मेरा कलेजा धड़क उठा। यानी अब उसका लेखक का कलेजा धड़क उठा। यत परोनोर नास्ती, यानी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सिरचन नहीं रुकेगा। ऐसा उसके मन में एक खटका हुआ लेखक के। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान का मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूके आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए के मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोले के न मुंह में लगाम है न आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। चिक बनाने वाली टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। अब ये बात उसको इसलिए बुरी लगेगी क्योंकि वो ऐसा नहीं था। वो पारिश्रमिक के बल पर ऐसा काम करके देता, पारिश्रमिक नहीं लेता था, वो केवल भोजन के बल पर ऐसा काम करके देता था कि जो गट्ठर में ये औरतें जो टोली में लेकर घूमती उससे बहुत अलग। नहीं तो कोई उसे क्यों पूछता। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई विवाह के सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। मानू को याद आया कि जब मेरा विवाह हुआ तो सिरचन ने शीतल पार्टी दी थी, बनाकर माँ ने भिजवाई थी।
सिरचन के हाथ से। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। अब लेखक ने कहा कि जब सिरचन अधूरा काम छोड़कर चला गया है तो उसको मना कर लाना चाहिए, नहीं तो मानू को बेरंग वापस भेज दिया जाएगा, जैसा कि पहले कहा गया है। भाभी ने कहा था कि बेरंग वापस। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। जब सिरचन के घर लेखक पहुंचा, मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूंगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, मेरे बेटे बेटियों को भी ले गई और अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिद्दा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। चुपचाप लेखक वापस आया। वो समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लग गई है, उसे बुरी लग गई है बात, उसके स्वाभिमान को की हानि हुई है, इसलिए वह अब नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट और झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप न रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में भी मैं ही जा रहा था। जब मानू की विदाई का समय आया तो ससुराल लेकर लेखक गया। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा। स्टेशन पर जब सामान मिलाते हैं तो लेखक ने क्या देखा? मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। जो अधूरी सिरचन चिक छोड़ गया था, मानू उसे ही अपने साथ ले जा रही थी। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा भी आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन के हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। यानी मानू ने सिरचन ने मानू को क्या दिया? शीतल पाटी, चिक, एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। यानी सिरचन ने फिर जो भी उसने बनाकर दिया मानू को, उसका दाम नहीं लिया और दाम लेने से सिरचन ने इनकार कर दिया। अब सिरचन मानू को भी अपनी बहन समझता था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि कहीं अगर मानू को वापस भेज दिया तो उसे बुरा लगेगा। इसलिए सिरचन ने बाद में अपने हाथ से इतनी कारीगरी करके सामान मानू को भेंट किया। और ऐसी कारीगरी लेखक ने जब उस सामान की देखी तो लेखक ने ये कह ही दिया कि मैंने ऐसी कारीगरी पहली बार ही देखी है। तो यहाँ पर सिरचन का ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम पाठ अगला लेकर के आएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, इसको समझिए। कहानी बहुत सरल थी। स्वाभिमान जो हमने कारीगर जो सिरचन है उसके स्वाभिमान पर केंद्रित कहानी को पढ़ा। कथाकार ने बड़ा विचित्र और सुंदर ढंग से इसका चित्रण किया था। इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे। आप इसके प्रश्नोत्तर पढ़कर देखिए, समझिए, और अगर समझ में ना आए तो मुझे पूछिए। धन्यवाद बच्चों।